नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फ्रिक्शन की दूसरी क्लास देखने जा रहे हैं और इस क्लास में आप लोग कुछ टेक्निकल टर्म समझेंगे जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है और जो आगे न्यूमेरिकल लगाने में हमारी काफ़ी मदद भी करने वाला है। पिछली क्लास में मैं न्यूमेरिकल तो नहीं डिस्कस किया था, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट पूरा फ्रिक्शन का समझाया था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करी थी, जिसमें लास्ट में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। और लॉ ऑफ फ्रिक्शन में मैंने एक चीज बोली थी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट से फ्री होता है। वैसे तो अगर कोई बंदा अच्छे से इंटरमीडिएट किया हो या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी किया हो इंटरमीडिएट लेवल पे, तो उसके लिए ये क्वेश्चन फेमस भी है और वो जानता है और उस पर उसने मेहनत भी करी होगी, उसको समझ भी लिया होगा। लेकिन कुछ लोग जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पर कैसे वो फ्री हो रहा है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर, किसी बच्चे का एक्चुअली कमेंट था लाइव क्लास में एप्लीकेशन पे कि सर, अगर ऐसा होता तो फिर मोटे पहिए वाली साइकिल चलाने में दिक्कत क्यों आती है और पतले पहिए वाले साइकिल आसानी से क्यों चल जाती है। तो मैं आपको बता दूं, उसके और कई रीजन हो सकते हैं, उसके और कई रीजन हो सकते हैं। उन रीजन्स को मैं बताता हूं। आप ये मत सोचिएगा कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन निर्भर करता है। अब जो रीजन्स मैं बताने वाला हूं वो रीजन्स आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। रीजन क्योंकि जो रीजन लोग बता भी देते हैं उसके पीछे का, वो उतने वैलिड होते नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर मान लेता हूँ मेरे पास ऐसा एक पतली चक्के वाला जो है वो पहिया है, एक पतले चक्के वाला जो है वो पहिया है हमारे पास यहाँ पे, और ये पहिया जो है रिलेटिवली जो है हल्का सा, एक सेकेंड, चलिए ये पतले चक्के वाला पहिया है और एक दूसरा हमने बना दिया जिसका चक्का जो है वो काफी मोटा है। और मोटा का मतलब इस टाइप से है, इस टाइप से है उसका मतलब। शब्द है यार, चलो दूसरा खींच लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से मोटा है। अब ये फ्रंट से देखने पर आपको ऐसा लग रहा है। अब एक चीज बताइएगा, जानते हैं जब कभी कोई पहिया सड़क पे चलता है, कोई पहिया जब सड़क पे ऐसे चलता है, मान लीजिए ये ऐसे झुकी हुई सड़क है, इस पर ये चल रहा है, ठीक है। ये आपका इस पहिया जो है इस सड़क पे चल रहा है। अब एक चीज को समझिएगा, एक हुआ एरिया ऑफ कांटेक्ट इसका और दूसरा हुआ एरिया ऑफ कांटेक्ट इसका। बात समझिएगा, कहने का मतलब है क्या केवल पतला होने की वजह से इसमें क्या अंतर पड़ा, तो कहेंगे सर ये काफी घट गया। मैं कहूंगा कि फिर भी बड़ा पहिया सर स्लो क्यों चलता है, तो मैं उसका रीजन आपको बता दूं स्लो क्यों चलता है। एक तो इसके मोटे पहिए पर आगे से जितने भी फोर्सेज हैं वो ज्यादा प्रभावी होंगे, जिसमें से कि विंड का प्रेशर, मैं आपको बता दूं विंड का प्रेशर, जो कि कहने में बड़ा अजीब लगता है कि सर हवा के दाब से ऐसा हो सकता है। हाँ, हवा के दाब से ऐसा हो सकता है, लेकिन गणनात्मक रूप से एनालिटिकली सोचेंगे तो अजीब लगेगा। लेकिन कुछ और रीजंस, मोटे पहिए वाले टायर का यदि हवा उसमें फुल आप अच्छे से नहीं करेंगे। अच्छा, मैं ये वो बात बता रहा हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, तो आप सुनना चाहें तो सुने, नहीं तो स्किप करिए। आगे टॉपिक पर अभी मैं पहुंच रहा हूँ। अगर इसमें हवा ठीक से नहीं बढ़ी हुई है, ठीक है, तो ये पहिया ये कुछ हल्का सा दबता है। कहेंगे सर दबने से क्या मतलब, आप तो बोले कि दबने से कोई मतलब ही नहीं है। दबने से इसका एरिया ऑफ कंटेक्ट तो और बढ़ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। आप तो बोल रहे हैं एरिया ऑफ कंटेक्ट से फ्रिक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं मतलब है, लेकिन इसके दबने से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बार बार बदलेगा। कैसे, जब ये दबा हुआ हिस्सा यहां रहेगा ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां रहेगी। जब पहिया आगे रोटेट करेगा तो न सिर्फ ये पहिया रोटेट करेगा, बल्कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी इसके लगातार चेंजिंग होती जाएगी। लगातार सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी इसके चेंजिंग होती जाएगी। ये एक पिस्टन की तरह काम करने लगेगा। पिस्टन की तरह का मतलब, जब ये आगे चलेगा, सपोज जो पॉइंट यहाँ पे है, जब ये आगे चलेगा ना तो वो पॉइंट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। जब जब ये जगह ऊपर नीचे जाएगी, ये पॉइंट अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे होता जाएगा। तो एक पहिए के अंदर
जब बड़ा पहिया रहता है और कांटेक्ट एरिया तुलनात्मक रूप से बढ़ जाता है तो एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है, एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है। और ये अनस्टेबिलिटी कई बार तो रुकावट का कारण बनती है। रुकावट का मतलब आपको चलाने में तकलीफ दे सकती है, और कई बार तो ये चलने के बाद रुकने में मुश्किल हो जाता है। कभी समझ रहे हैं, ये अगर चल दिया तो इसको रुकने में भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़े पहिए का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना वो बहुत हाई होता है। अब आप लोगों को ये नहीं पता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो ये अगले सेमेस्टर में आपको मिलेगा। लेकिन पतले पहिए की तुलना में बड़े पहिए पर देर से चलना, और साथ साथ में देर से चलना या चलने में दिक्कत देना, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट रीजन नहीं है, बल्कि रीजन है उसके पहली बात सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टर्ब होना, और दूसरा चीज उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी प्रभाव। बड़े चक्के का कोई भी बड़ी भारी चीज को आप चला लेंगे, हाथ से चला लीजिए जरा, अरे यार उसके अंदर एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी है। कोई भी चीज यदि भारी हो रही है, अगर चक्का बड़ा हो रहा है तो बड़ा होने के साथ वो भारी भी हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल रिएक्शन, यानी फ्रिक्शन भले ही फ्रिक्शन नहीं निर्भर करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पर, यानी अपने कांटेक्ट एरिया पर, लेकिन वो निर्भर करता है किन पर, इसके वेट पर, पहिए के वेट पर, यानी नॉर्मल रिएक्शन पर आर पर वो निर्भर करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये फ्रिक्शन नहीं निर्भर करता है, रुकावट का कारण केवल फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन इस पर निर्भर करता है, लेकिन इस पहिए में रुकावट का कारण केवल फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन है तो चलो थोड़ा बहुत इसके भार के कारण बढ़ेगा, फ्रिक्शन भार के कारण बढ़ेगा, लेकिन बाकी जो पहिए में रुकावट आ रही है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण और साथ साथ अनस्टेबिलिटी के कारण भी आ रही है, अनस्टेबिलिटी। और तीसरा और कारण एयर का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के कारण आ रही है, एयर रेजिस्टेंस के कारण। ये वो सब रीजन हैं जिनकी वजह से मैं कह सकता हूं कि मोटे पहिए वाले को चलाने में दिक्कत होती है। लेकिन कई बार आप जानते हैं मोटे पहिए वाली बाइसिकल चलती है तो बहुत तेज चलती है, क्योंकि इनर्शिया को फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। मैं अभी फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं जनरली मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ काम भर की। फिजिक्स में कभी घुसे तो कभी इस पर बातें होंगी, लेकिन अभी के लिए आप वो मन से निकाल दीजिए कि फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर निर्भर करता है। यदि आप इसके बारे में चाहते हैं कि सर ऐसा कुछ है, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, अगर ऐसा आप नहीं मानेंगे तो आप इस टाइप से समझ सकते हैं। मेरे पास एक चीज है यहाँ पे और मैं इस पर रखूँ, मैं आपको बता दूं, अगर सेम वेट की दूसरी चीज रहे और उसको रख के देखिए, दो चीजों का वेट करिएगा एक समान होने चाहिए, फिर उनको ऐसे लुढ़काइएगा एक लेवल पर जा करके, ऐसे वो जिस लेवल पे लुढ़कना शुरू हुआ ना, ऐसे सेम वेट के चीज, ये बड़ा एरिया है ना, इसका बड़ा एरिया है तो ये बड़ा एरिया एंटर किया, इसके ठीक बराबर का कोई छोटा चीज, बस वेट बराबर होना चाहिए, लुढ़का के देखिएगा वो एक साथ दोनों लुढ़कना शुरू होंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एक सा काम करेगा। कभी करके आप देखिए, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो आप ही सोचिए, झूले पर कभी नोटिस करिएगा, झूले पर जब आप बैठते हैं नोटिस करिएगा, कभी स्लाइडिंग वाले नहीं, पार्क में लगा रहता था, दौड़ के जाते थे सीढ़ी से, फिर ऐसे स्लाइड करके नीचे आ जाते थे। या फिर वाटर पार्क में यदि आप कभी गए होंगे स्लाइडिंग का, तो अगर कोई आप उस वाटर पार्क में जिस पर आप बैठते हैं उस पर आप यदि स्लाइड पर खड़े होंगे ना, तब भी फिसल जाएंगे। आप पूरा लेट जाते हैं हाथ करके, हाँ खूब एरिया बढ़ा लीजिए, लेट जाइए, तब भी आप फिसल जाते हैं। कभी नोटिस किए हैं? कुछ लोग वाटर पार्क में वाटर स्लाइडिंग खेलते समय हाथ फैला के लेट जाते हैं स्लाइड पे, तब भी वो सरक जाते हैं, और कुछ लोग खड़े रहते हैं तब भी सरक जाते हैं, क्योंकि दोनों का वेट एक समान है। और वेट के केस में पैर पैर से खड़े होंगे तो बहुत हल्का उनका वेट होगा, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होगा, और जब वो लेट जाएंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट काफी बढ़ जाएगा, तब तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए था, नहीं बढ़ा। रीजन समझ गए होंगे आप, वो केवल उसी पर निर्भर नहीं करता है, अन्य चीजें हैं जिस पर निर्भर करता है। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पर, ये आपके सवाल का जवाब था जो डाउट तरीके के एक तरीके से था। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर, और आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहली चीज फ्रिक्शन से रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद हम कुछ टेक्निकल बातें करेंगे, जिसमें पहली चीज है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी ये सब वो चीजें हैं जो एग्जाम में सीधे पूछी जाती हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी इसको बोलते हैं हम लोग घर्षण गुणांक। इसको क्या बोलते हैं? घर्षण, घर्षण गुणांक।
घर्षण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है? तो हमने लॉ ऑफ फ्रिक्शन जब पढ़ा था सबसे पहले, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो घर्षण गुणांक या लॉ जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एक्चुअली मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ यानी हम इसको लिखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण का जो पहला नियम था वो तो यही बोला था कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ये किसके बराबर होता है, अविलंब प्रतिक्रिया। मैं अब कुछ लोग हिंदी कहेंगे तो मैं लिखूंगा घर्षण बल सीधा समानुपाती होता है अविलंब प्रतिक्रिया के। और अगर मैं इसको लिखूं तो घर्षण बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहीं से हम लोग जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कोफिशिएंट लगाते हैं जिसको म्यू कहते हैं, और यही म्यू जो है वो क्या कहलाता है, इसी म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक। यहाँ म्यू म्यू क्या है, म्यू इज अ कांस्टेंट यानी म्यू एक स्थिरांक है, म्यू एक कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट कॉल्ड म्यू एक स्थिरांक है जिसे कहा जाता है फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। क्लियर है? तो यानी F इज इक्वल टू म्यू आर से हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता चला। यदि मैं कहूंगा कि म्यू का कोई यूनिट होता है तो भाई म्यू क्या है, यहां से यदि हम लोग देखें तो म्यू क्या है, तो म्यू कहेंगे F/R हो सकता है, और दोनों ही न्यूटन में भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी न्यूटन में होता है, यानी ये क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है या डायमेंशन लेस होता है, ठीक है ना। इस कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस या डायमेंशन लेस होता है। क्लियर है पूरा बात? यानी मैं अगर पूछूं कि घर्षण गुणांक क्या होता है, अगर आप बताइए, तो मैं कह सकता हूं घर्षण गुणांक घर्षण बल और अभिक्रिया बल का अनुपात होता है। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे परिभाषा क्या थी, अगर एग्जाम में पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण गुणांक क्या है, तो आप दिखाने के लिए बता सकते हैं, लेकिन फिर नीचे रिजल्ट, आखिर हमको तो म्यू पूछा ना, कि हमसे ये पूछा था, तो हम बता सकते हैं कि भाई कहां से आया है म्यू। और अब मैं लिखता हूं कि घर्षण गुणांक म्यू क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि म्यू इज द रेशियो ऑफ, म्यू किसका किसका अनुपात है बताइए, म्यू जो होता है, म्यू इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। मैंने कहा क्या कि म्यू इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन, यानी ये फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का अनुपात, इसको हमने बोला क्या, म्यू। और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, साथ में हम लोग इसको कह सकते हैं ये यूनिटलेस या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और एक फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत लिया जाता है इसको। जैसे जितनी क्वांटिटीज आप वगैरह मैकेनिक्स में शुरू में पढ़े थे, उसमें से ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं। अब घर्षण गुणांक बेसिकली दो स्थितियों में हो सकते हैं। कहेंगे सर आपने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये होता है, ये और ये का अनुपात होता है। कहेंगे सर घर्षण बल तो अलग अलग समय अलग अलग लगता है। कहेंगे आप नॉर्मल रिएक्शन और एफ का रेशियो है। सर अगर म्यू बराबर मैं देख रहा हूं एफ घर्षण बल और रिएक्शन का रेशियो, तो सर घर्षण बल तो स्थैतिक कंडीशन में अलग होता है और डायनामिक कंडीशन में वो थोड़ा घटता है, लिमिटिंग वाले की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो मैं कहूंगा कि उसी के अनुसार म्यू का भी मान बदलता है, ठीक है ना, म्यू का मान भी उसी के अनुसार बदलता है। म्यू दो तरीके का हो सकता है, पहला जो है म्यू को अगर हम लोग यानी टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट, और इसे टाइप कहना इसमें बुरी बात है, यानी म्यू कैन बी shown या म्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, यानी म्यू जो है ना वो निम्न प्रकार का कहा जा सकता है या बांटा जा सकता है। डिवाइडेड करना बहुत अच्छी बात नहीं है, म्यू अपने आप में एक टर्म है, इतना ही काफी है। लेकिन जब कभी ऐसा बोले कि स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या है, तो अगर मैं इसको कहूं कि म्यू को, मैंने बोला एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने पढ़ा, तो कोफिशिएंट ऑफ, मैं यहां पर बोलूं कोफिशिएंट ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी को मैंने बोल दिया स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहीं पर दूसरा, मैं पहले इसको समझा लूं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। तो मैं क्या कहूंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण की स्थिति में जो घर्षण गुणांक है वही स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये तो बात मैं पहले ही कर चुका हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन शुरू में किसी विराम अवस्था में जिस पर कोई बल न लग रहा हो, किसी वस्तु पर जो विराम अवस्था में उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, उस समय उस पर कोई भी घर्षण बल भी नहीं लग रहा होता है। जैसे जैसे वस्तु पर बल लगना शुरू होता है, घर्षण बल भी काम करना शुरू करता है। एक लेवल पर जब वस्तु पर खूब ज्यादा बल लगता है और घर्षण बल अपने सीमांत मान पर पहुंच जाता है और वस्तु गति करने ही वाली होती है, उस समय घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। उसको सीमांत घर्षण कहते हैं या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी घट जाती है। ये बात मैंने ऑलरेडी आपसे करी है। तो मैं जब बोल रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो बदलता रहता है यार। क्यों? क्योंकि जब नहीं लगेगा तो नहीं रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे जैसे बल लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और फिर अचानक से घट करके डायनेमिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट रहता है। लेकिन डायनेमिक फ्रिक्शन के मान में भी बदलाव होते हैं जब गति बहुत ज्यादा हो जाए। तो जब गति बहुत ज्यादा हो जाए तो डायनेमिक फ्रिक्शन के मान में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। लेकिन मैं अभी के लिए कहूंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन शुरू से बढ़ता जाता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के अधिकतम मान को ही हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी हम लोग कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, तो कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, इंग्लिश हिंदी में भी बोल दूंगा, इट इज द रेशियो ऑफ, यानी यह अनुपात होता है। यह किसका अनुपात? इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का क्या होता है? रेशियो होता है। यानी हम लोग कहते हैं कि सीमांत घर्षण बल और किसका अनुपात? नॉर्मल रिएक्शन का, वही होता है इसका इस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना? यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू एस, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, म्यू एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि एफ एस अपॉन आर। क्लियर है पूरी बात? देख लीजिए, एफ एस अपॉन आर हमने कहा। अब इसी तरीके से हिंदी में बोले तो इसको मैं क्या बोलूंगा? स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक सीमांत घर्षण और अविलंब प्रतिक्रिया का अनुपात होता है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल। इसी को यदि मैं कहूं इस तरीके से कि ठीक है कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन बता दो, और कहोगे तो सर स्टैटिक वाला के साथ तो कई कंडीशन हो जाते हैं, तो मैं कहूंगा देखो यार स्टैटिक के भले ही कई कंडीशन हो लेकिन सीमांत का तो एक ही है। स्टैटिक तो अलग अलग, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, और इसको जनरली म्यू के से दिखाते हैं, म्यू के से, और ये एफ के अपॉन आर होता है। और आपको मालूम है कि यहाँ भी बात वही है, बस मैं लिखूंगा क्या? इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन या टू द नॉर्मल रिएक्शन। यानी यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि घर्षण गुणांक की अलग अलग स्थितियां हैं। घर्षण बल का मान बदलने के साथ घर्षण गुणांक का भी मान बदलता है, और ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि डायनेमिक फ्रिक्शन या गतिक घर्षण गुणांक गतिक घर्षण बल और प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। और मैं ये क्लियर कर दूं आपसे कि हमेशा म्यू एस का वैल्यू ज्यादा होता है म्यू के से। यानी भाई स्टैटिक वाले का ज्यादा, इससे क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सीमांत घर्षण का मान ज्यादा या सीमांत घर्षण बल का मान ज्यादा बाद में डायनेमिक में। ग्राफ याद है? ग्राफ याद है आपको? ग्राफ याद है? याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है? नहीं याद है तो पिछला वीडियो क्लियर करिए। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये होता है, ठीक है ना? यानी म्यू एस हमेशा, यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान हमेशा डायनेमिक घर्षण गुणांक से अधिक होता है। और स्थैतिक वाले में ये कौन सा है? ये लिमिटिंग वैल्यू। असल में स्थैतिक वाला ही जीरो से बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग तक पहुंचता है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू की है। वैसे घर्षण गुणांक जो ये सब जो आप पढ़े हैं वो किस पर निर्भर करता है? आपने पढ़ा कि सर
ये घर्षण गुणांक तो होता है, लेकिन ये घर्षण गुणांक सर अगर हमें जानना रहे तो किस पर निर्भर करता है, तो मुझे पता करना रहे, तो ये सतहों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। ये घर्षण गुणांक जो होता है वो डिपेंड करता है सतहों पर। अलग अलग तरह की यदि सरफेसेज हैं तो उनके ऊपर घर्षण बल का मान अलग अलग होता है। यानी हम एक और नोट यहां पर लिख दें, क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सरफेसेस और मटेरियल, मटेरियल के टाइप पर भी, असल में उनकी रुक्षता पर, मटेरियल रफनेस, यानी वो रफनेस पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा रफनेस उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। अलग अलग पदार्थों में इसकी वैल्यू कंपटीशन लेवल पे कई बार पूछी भी जाती है, बट हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो हम उस पर बात आपको नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि म्यू क्या है। म्यू एफएस और आर का रेशियो है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। म्यू जो है वो एफएस और आर का रेशियो है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं घर्षण कोण पर। कहेंगे सर घर्षण गुणांक तो हम समझ गए, अब हमें अगली चीज बात, ये पूरा अगर आपसे पूछ दिया एग्जाम में कि घर्षण कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो आपको ये सब समझाना पड़ेगा। और परिभाषा हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, कई बार हिंदी में लिखूंगा इंग्लिश में बोल दूंगा, परेशान होने की बात नहीं, नोट्स तो दोनों लैंग्वेज में है ही, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, कम से कम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री मटेरियल यूज से बहुत सारे, खाली पेड नहीं मिलता उस पर, बहुत सारी चीजें फ्री हैं। अब अगला जो टर्मिनोलॉजी है, एक हमने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं घर्षण कोण। एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी इसको बोलते हैं हम लोग घर्षण कोण, घर्षण कोण यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है, मैंने कहा था कि अविलंब प्रतिक्रिया यानी नॉर्मल रिएक्शन आर और घर्षण बल दोनों एक दूसरे के क्या, मैं कह सकता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है इसके समानुपाती है। आप जानते हैं यदि कोई सरफेस इस टाइप से हो, यदि कोई सरफेस इस टाइप से हो, ठीक है, और मैं बोलूं कि एक रिजिड सरफेस है, रिजिड का मतलब है कि ये काफी इसके अंदर ऐसी रिजिडिटी है, ठीक है ना, और इसके ऊपर कोई ब्लॉक कुछ इस तरीके से रखा हो, इसके ऊपर कोई ब्लॉक इस तरीके से ऐसे रखा हुआ हो, ठीक है, और इस ब्लॉक पर अगर बोलेंगे कि सर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा, कि मैंने अभी फ्रिक्शन को जब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बांटा था ना, उसमें मैंने खाली बोल दिया था कि फ्रिक्शन स्टैटिक ये वो ऐसे मैंने लिख दिया था, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रिक्शन की अवधारणा केवल ठोस में नहीं है, लिक्विड में या पानी में भी इसकी अवधारणा है, ठीक है, और तब उसका नाम बदल करके विस्कोसिटी कर दिया जाता है, ठीक है। तो कई बार न्यूटन ने भी इसके रिगार्डिंग में फ्रिक्शन के लॉ दिए, जिसको हम लोगों ने कहा विस्कोसिटी के नाम से जाना, और फिर उसके बाद इससे जुड़े हुए कूलाम ने भी ला दिए अपने, और कूलाम लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या था, वो जनरल जो फ्रिक्शन लॉ है ना वो कूलाम का लॉ ही था, यानी फ्रिक्शन को जो लॉ है वही कूलाम का लॉ है। यानी मैं कहूंगा कि ये जो लॉ आपने पढ़ा ऊपर, ये पहला लॉ जो आपने पढ़ा ना, ये कूलाम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी है। यानी अगर इस लॉ की हम लोग बात करें ऊपर से, तो मैं कहूंगा ये कूलाम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी है, ठीक है ना, कूलम्स लॉ ऑफ, तो इसको कहेंगे कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। अब एक चीज यहां पर देखिएगा, ये वही बात थी, बस इतना ही बताना था इनके बारे में, अगर कूलम का लॉ पूछे तब भी आप यही बताएं कूलम ने क्या कहा था। तो भाई मैं अगर आपको उनका स्टेटमेंट बोल के बता दूं कि इन्होंने क्या कहा था, कूलम ने अपने नियम में क्या कहा, तो उन्होंने यही कहा कूलम ने कि ये नियम जो कूलम का था वो केवल सॉलिड फ्रिक्शन की दशाओं में, सॉलिड फ्रिक्शन की दशा का मतलब होता है दो सॉलिड चीजें एक दूसरे पर यदि क्लीन हो और ड्राई हो, ड्राई का मतलब जैसे उनके सतहों के बीच में पानी या कोई लुब्रिकेशन आ जाएगा तो कूलम का लॉ नहीं है, अब वो नियम दूसरे में चला गया। कूलम लॉ क्या कहता है सॉलिड फ्रिक्शन में, क्लीन और ड्राई, अगर ठोस क्लीन और ड्राई दो सरफेसेस हैं
तो उसके लिए कूलम ने क्या बोला कि दो सतहें जो क्लीन ड्राई हो और सॉलिड हो उनके बीच में रगड़ के कारण उत्पन्न घर्षण बल उनके उन सतहों के भार के समानुपाती, और भार का मतलब क्या था उनका, नॉर्मल रिएक्शन, तो लगभग समानुपाती नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे थे। दूसरा उन्होंने क्या कहा, कूलम ने कहा कि यदि देखा जाए तो गति के घर्षण का मान लगभग फिक्स होता है, लेकिन यदि गति तेजी से बढ़ने लगे, किसी चीज की गति बहुत ज्यादा हो गई, तो उसके लिए डायनामिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे घटने लगती है। यानी गति के साथ डायनामिक फ्रिक्शन की वैल्यू घटती है, यही बात कूलम ने बोला था। गति तेज होने के साथ डायनामिक फ्रिक्शन की वैल्यू घटती है और किसी दो सतहों के बीच में जो घर्षण होता है वो काफी हद तक उनके भारों पर निर्भर करता है। ये कूलम ने क्लीन ड्राई एंड सॉलिड सरफेस के लिए कहा, यही कूलम का लॉ था। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, ये रहा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। और मैंने बोला कि एक रिजिड सरफेस है, रिजिड सरफेस पर परिभाषा लिखूंगा, पहले समझिए। रिजिड सरफेस पर अगर इस बॉडी का अपना कोई वेट होगा, ऐसे ये वेट हुआ बॉडी का, ये बॉडी का वेट हुआ, और इसी बॉडी पर भाई वेट के अपोजिट कुछ काम करेगा, और वो काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। इसी बॉडी पर इसके वेट के अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। तो एक चीज जान लीजिए, इस पर ये इसका वेट है W और ये नॉर्मल रिएक्शन है R। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो R होता है ना, वो ऐसे काम किया, और बॉडी के मान लीजिए मूवमेंट जो है वो इस दिशा में हो रही है, मूवमेंट यानी इस पर अप्लाइड फोर्स इस दिशा में है। यानी मैं कहूंगा ये कौन सा फोर्स है, ये F है, और ये अप्लाइड फोर्स है, यानी मूवमेंट भी इसी दिशा में होगी, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, तो मैं कहूंगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो कहीं यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे ऐसे। और फ्रिक्शनल फोर्स असल में जानते हो तो, अच्छा जब किसी चीज को ऐसे धक्का लगाओ तो कई बार वो फिसलने के बजाय उलट भी जाती है, लुढ़क भी जाती है। उस पर अभी चर्चा करनी है, दिखाऊंगा मैं उस पर। मैं अभी बस बता रहा हूं कि देख रहे हो दोनों में अंतर है एक्सिस, लेकिन एक मोटा मोटा मैं बात बताऊं कि किसी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन पे काम करता हुआ माना जा सकता है। यानी ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये जो रिएक्शन फोर्स नीचे से गया है ना, और एक यहाँ पे फोर्स दिख रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको छोटे ऐप से दिखाऊंगा, वो अप्लाइड फोर्स है। ये रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट कैसे निकलता है, इससे एक चतुर्भुज बना देते हैं हम लोग ऐसे, अब वो समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। ये समांतर चतुर्भुज है ना, ये इस समय दिख रहा होगा, कहेंगे सर नहीं स्क्वायर है, तो मैं कहूंगा स्क्वायर भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम लॉ में ये जान लीजिए आप। तो अगर दो, एक फोर्स ये लगा एक फोर्स ये लगा, अरे भाई एक तो बॉडी का अपना फोर्स, एक उस पर लगने वाला फ्रिक्शन, उस दशा में इन दोनों का एक रिजल्टेंट होता है, और वो रिजल्टेंट रिएक्शन से जो एंगल बनाता है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं घर्षण कोण, यानी लैम्डा। लैम्डा घर्षण कोण कहलाता है। यानी मैं बोलूंगा क्या, और ये तब कहेंगे सर फ्रिक्शनल फोर्स का मान तो जीरो भी हो सकता है, आप कहेंगे सर फ्रिक्शनल फोर्स का मान तो जीरो भी हो सकता है, कैसे सर, हम बल नहीं लगाएंगे तब क्या सर घर्षण कोण नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, घर्षण कोण नहीं बनेगा इस स्थिति में। क्यों, जब ये F जीरो होगा तो ये जीरो, जब ये जीरो होगा तो ये लाइन तो सीधे इसी पर आ जाएगी, तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे पहली बात कि ये बल फ्रिक्शनल फोर्स कितने बल पे लें, तो कहोगे सर हम बल कम लगाएंगे तो ये बल कम आएगा फ्रिक्शन, हम बल बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन के किस मान पे इनका रिजल्टेंट ले, इनका रिजल्टेंट, तो मैं कहूंगा फ्रिक्शन के अधिकतम मान पे, जो कि है सीमांत स्थिति। यानी मैं कहूंगा यहाँ पे सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, सीमांत अवस्था में, सुनिए, सीमांत अवस्था में, सीमांत अवस्था में, सीमांत अवस्था में घर्षण बल, घर्षण बल व, अब घर्षण बल क्या मैं बोलूं, घर्षण बल F व अभिलंब प्रतिक्रिया। अब कुछ लोगों के दर्द होगा दिल में कि आप हिंदी क्यों लिख रहे हैं, तो अभी तक इंग्लिश लिख रहे थे तो हिंदी वाले बर्दाश्त किए थे ना, तो तुम करो थोड़ा सा सुन लो। मैं कह रहा हूं सीमांत अवस्था में घर्षण F व अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब
प्रतिक्रिया आर के परिणामी 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 मान लो इसके परिणामी को एस मान लिया, रिजल्टेंट है, परिणामी एस, यानी हमने बोला सीमांत अवस्था में, लिमिटिंग कंडीशन में घर्षण एफ और अभिलंब प्रतिक्रिया आर के परिणामी एस का आर यानी एस का रिएक्शन आर से कोण ही घर्षण कोण कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। यानी हमने क्या बोला, यानी जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड रिएक्शन। यानी हमने क्या बोला कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। देख लीजिए है कि नहीं वो बात, वही बात है कि नहीं है, पढ़ लीजिए। यानी यहाँ पर ये जो लैम्डा है वही है। क्या लैम्डा, यदि अगर मैं बोलूं कि अगर लैम्डा का मान क्या इससे ज्यादा बढ़ सकता है, तो आप कहेंगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? लैम्डा बढ़ने के लिए पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो सीमांत अवस्था में है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो लैम्डा मैंने दिखाया। मैं कहूंगा क्या इसका वैल्यू बढ़ सकता है, तो आप कहिएगा नहीं बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि यदि लैम्डा को बढ़ाना चाह रहे हैं आप, तो असल में आप चाह रहे हैं, अगर आप लैम्डा को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि ये और झुके इधर, और इसके इधर झुकने का मतलब है इसका पहले की तुलना में और आगे जाना। इसका पहले की तुलना में जब ये आगे जाएगा तो अब के केस में तब ये ऐसे झुकेगा, इधर की तरफ जाएगा। जब ये आगे बढ़ता, ये मिलता, इनका डायगोनल बनता, तब ना ये एंगल बनाता। अब ये फ्रिक्शनल, ये वैल्यू जो है आपकी, ये जो एफ की वैल्यू ऑलरेडी सीमांत है, यानी इससे ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि अब गति शुरू हो जाएगी। तो इस स्थिति में ये कभी भी इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता है। यानी लैम्डा जो होता है वह कोण होता है जो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में बनता है। किसके रिजल्टेंट के बीच में? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट के बीच में बनने वाला कोण लैम्डा। क्या ये बात समझ में आई आपको कि घर्षण कोण क्या होता है? कहेंगे सर क्या करना है इसको जान के, अभी बताता हूं कि क्या करना है, ठीक है ना। घर्षण कोण यदि जान गए हो तो इससे जुड़ा हुआ एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण कोण, यदि तुम जान चुके हो क्या है, ठीक है ना, तो मैं इससे जुड़ा एक शब्द का यूज कर दूं, कोन ऑफ फ्रिक्शन। वो लगे हाथ खत्म कर दूंगा, कोन ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, इसको हम लोग डिफाइन करने चाहें कि ये कितना होता है, थोड़ा इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ कि ये कितना होता है, ठीक है, तो कितना भी पहले कर दूं। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा कि ठीक है, जैसी अवस्था दिख रही है इस स्थिति में सर लैम्डा होगा कितना, वो भी तो बात कर लीजिए। तो लैम्डा सर कितना होगा? देखो यार, ये दो हैं, हमको लैम्डा निकालना है। तो देखो इसकी अगर मैं वेक्टर पे देखूं तो आर इसी की लंबाई है और एफ इसकी लंबाई है। दो बलों को वेक्टर के रूप में दिखाया जा सकता है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है। इन्हीं दोनों के वैल्यू से ये एंगल बना। अगर इसको बढ़ाएंगे तब भी एंगल देखे थे बदल गया था, इसको कम करेंगे तब भी एंगल बदल गया। तो ये होता कितना है ये तो कहोगे सर अगर इस त्रिभुज को मैं विचार करूं, इस पॉइंट को मैं ओ मान लूं, ठीक है, तो वो आर और मान लीजिए इस पॉइंट को ए मान लूं, तो ओ आर ए में मैं देख रहा हूं कि ये जो होता है दिस बाई दिस के बराबर हो रहा है। यानी tan लैम्डा लें यदि हम लोग अकॉर्डिंग टू द फिगर, यानी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, चित्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, यदि चित्र के अनुसार यदि मैं वहां पर लूं क्या, देख लो, मैं लूं क्या tan लैम्डा, उस केस में मैं कहूंगा ये वाली लंबाई अब बटे ये। कहेंगे सर ये कितना है, तो मैं कहूंगा इसी के बराबर। यही तो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, यहां से इस पर फ्रिक्शन लगा और यहां से नॉर्मल रिएक्शन लगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स F
और अरे ये इसके बराबर होगा, ये भी एफ ही होगा, और ये है आर, तो हम कहेंगे एफ बाई आर ही है tan लैम्डा, या लैम्डा बराबर यदि मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, tan इनवर्स एफ बाई आर। ये है घर्षण कोण का मान। ये याद रखिएगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने, मैं यदि कहूंगा कि लैम्डा बराबर क्या है तो आप कहेंगे कि सर ये tan इनवर्स एफ बाई आर की वैल्यू। बात हमारी, इसमें आप चीजों को बदल भी सकते हैं। एफ बाई आर को आप कुछ लिख रहे थे, याद करिए, tan लैम्डा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये सर ये सर आप जो लिखे हैं यहाँ पे tan, अगर इसको ऐसे ही रहने, एक तो एक चीज ये हो सकती है, दूसरा सन tan लैम्डा बराबर, मैं एफ बाई आर को घर्षण गुणांक म्यू भी तो बोल चुका हूं, यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि घर्षण कोण का टेंजेंट ही घर्षण गुणांक होता है। घर्षण गुणांक म्यू हमने देखा था अभी पीछे कि म्यू जो आया था वो एफ एस बाई आर या एफ बाई आर आया था। इन जनरल कंडीशन ये एफ बाई आर का वैल्यू ही म्यू था। तो कहोगे सर एफ बाई आर म्यू भी है और एफ बाई आर tan लैम्डा भी आ रहा है, डायग्राम से देखने को मिल भी रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं इससे, इसी रिजल्ट से, कि टेंजेंट ऑफ रिजल्ट हमें मिल रहा है, टेंजेंट ऑफ, किसका टेंजेंट, टेंजेंट मतलब होता है का tan लेना, किसी एंगल का tan लेंगे तो एक वैल्यू मिलती है, जैसे tan 45 का कुछ वैल्यू होगा या ऐसा होगा, तो हम इसी तरह tan लैम्डा की वैल्यू जब लेते हैं तो वो जो वैल्यू बताती है ना वही घर्षण गुणांक कहलाती है। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हुआ किसका वैल्यू, आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंट होता है वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। इसका टेंजेंट ये नहीं, ये डायरेक्टली नहीं उसके बराबर होगा। एंगल लैम्डा सीधे म्यू के बराबर नहीं है, लेकिन लैम्डा कोई कोण है, ये कुछ ना कुछ डिग्री में होगा, और ये तो कोई ना कोई संख्या है, ये तो कोई ना कोई आंकड़ा है, क्योंकि ये एफ बाई एस है या एफ बाई सॉरी आर है। एफ बाई आर के केस में वो तो एक आंकड़ा होगा, जैसे दोनों न्यूटन में कटेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो ये कोई आंकिक मान है और ये क्या है, कोई कोण में मान है। तो टेंजेंट ऑफ दिस लैम्डा इज इक्वल टू म्यू होगा, इसको आप याद रखिएगा, जरूरत पड़ने वाली है जल्दी। इससे कुछ और चीजें प्रूफ होंगी। अभी के केस में हमने क्या समझा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है अच्छे से समझ लिया हिंदी इंग्लिश में, और ये भी देख लिया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन नहीं मिला, रिलेशन यही मिला कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। क्या इतने में किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? तो आगे देखिएगा, आगे आपकी दिक्कतें जो है वो व्हाट्सएप नीचे नंबर मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो ठीक है ना, वो नंबर पे कांटेक्ट करके आप या एप्लीकेशन डाउनलोड रखिए यार, वहाँ बहुत कुछ फ्री फंड का भी चीजें हैं, पेड दोगे तो तुम ज्यादा सीखोगे, लेकिन फ्री में भी बहुत कुछ चीजें हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हाँ अब ये तो आपने समझ लिया कि हाँ सर ऐसा ऐसा होगा। मैंने बोला कि इनसे जुड़ी हुई एक चीज मुझे आपको समझानी थी, जिसको बोलते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कोन ऑफ फ्रिक्शन। कोन ऑफ फ्रिक्शन, कोन ऑफ फ्रिक्शन, यानी इसको बोलते हैं घर्षण, घर्षण शंकु, घर्षण शंकु। अब घर्षण शंकु क्या है इसको भी समझ लीजिएगा आप ध्यान से। घर्षण शंकु का मतलब होता है, कहेंगे सर इसका करना क्या है, तो मैं पहले तो इसको डिफाइन कर दूं कि ये होता क्या है, मैं इसको डिफाइन कर दूं कि ये होता क्या है। तो मैं पहले इसका नाम सीधे, पहले इसकी परिभाषा लिख दूं कि ये घर्षण शंकु क्या है, उसके बाद इसका आखिर क्यों नाम लिया गया उसको भी बता दूंगा। कहेंगे जब घर्षण बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा उनका परिणामी एक साथ एक शंकु पर दिखाए जाए तो उसे घर्षण शंकु कहते हैं। घर्षण शंकु असल मालूम क्या होता है, तुम अभी अभी बनाए हो कि एक रिजिड बॉडी, एक रिजिड सरफेस था, और उस रिजिड सरफेस पर, उस रिजिड सरफेस पर एक नॉर्मल रिएक्शन था आर ऐसे, और एक था यहाँ पे क्या,
लो इधर भाई, एक था यहाँ पे क्या भाई, ये एफ था, ये एफ था, ये आर था, इनका एक रिजल्टेंट था, और ये तुम पढ़े कि ये एंगल जो है वो लैम्डा, यही ना। अगर इसी को पकड़ के चारों तरफ घुमा दिया जाए, इसके अबाउट भाई, इसको पकड़ के इसके चारों तरफ घुमा दिया जाए ऐसे, यानी इसको पकड़ा गया, इस एरो को पकड़ो, इसके ये जो बीच वाली लाइन है उसके चारों तरफ घुमाओ, तो एक शंकु बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। और उसी, ये तो रिजल्टेंट एस था ना, तो रिजल्टेंट एस को चारों तरफ आर के घुमाने पर जो शंकु बनता है उसी को हम लोग कोन ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण शंकु कहते हैं। कहेंगे सर क्या खिलवाड़ खेल रहे हैं, तो इसको भी पकड़ के घुमा लीजिए, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। मैं कहूँगा रीजन है उसका, ना घुमाने का एक रीजन है, मैं बताता हूँ क्योंकि क्यों मैंने इसी को घुमाया। ये किसी किताब में जिक्र नहीं मिलेगा कि क्यों, बस उसने नाम दे दिया है। ये लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया, जो वैज्ञानिक लोग या इंजीनियर्स लोग थे ना, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इसका निर्माण कराया। वो ये चाहते थे कि भाई अगर इसको सही से देखा जाए, इसी डायग्राम को मैं ऐसे अगर बना दूं, इसी डायग्राम को मैं यहां पर बना दूं, तो मैं कहूंगा कि यार ठीक है, यहां पर और इसको ऐसे घुमाए हम लोग यहाँ पे और लाएं इसको यहाँ पे, और ये मिल करके यहाँ पे बना दिया क्या, एक शंकु। देखिए यही, ये लैम्डा एंगल दोनों तरफ बन जाएगा अभी इसके। तो दो चीजें कंपटीशन में भी इससे एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे आते हैं, तो मैं कहूंगा कहूंगा इसमें कि हिंदी में बोले तो मैं क्या बोलूंगा कि रिएक्शन रिएक्शन और रिएक्शन 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 ये वाला, और रिएक्शन और फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स, रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट को रिजल्टेंट को नॉर्मल रिएक्शन के नॉर्मल रिएक्शन के नॉर्मल रिएक्शन के इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द गिर्द चारों तरफ घुमाने पर, चारों तरफ घुमाने पर जिस काल्पनिक शंकु का निर्माण होता है, काल्पनिक, ऐसा कोई शंकु होता नहीं है यार ना, ये सब लाइनें कहीं देखे हो क्या कि हम लोग चल रहे हैं तो उधर घर्षण लाइन निकल रही है, ये सब काल्पनिक होता है सब। जिस काल्पनिक शंकु का निर्माण होता है, काल्पनिक शंकु का निर्माण होता है, निर्माण होता है निर्माण होता है उसे उसे घर्षण शंकु घर्षण शंकु शंकु या कोन ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, कोन ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। इसके शीर्ष कोण का मान 2 लैम्डा होता है कहते हैं। इसके शीर्ष कोण, शंकु के शीर्ष पर एक कोण बनता है, ये शीर्ष है शंकु का, इस पर एक कोण बन रहा है, एक तरफ जब लैम्डा था तो दोनों तरफ क्या होगा, 2 लैम्डा। इसके शीर्ष कोण का मान, शीर्ष कोण का मान 2 लैम्डा होता है, 2 लैम्डा होता है। बात समझ आ रही है, यानी आप समझ गए कि घर्षण शंकु क्या है, ठीक है। यानी इसको पकड़ के रिजल्टेंट को घुमा दिए चारों तरफ, जो एक फ्रस्टम या कोन बना उसको हमने बोल दिया कि ये घर्षण शंकु है। अब एक बात मैं आपको ध्यान से यहां बता दूं, क्या कि क्यों इसका निर्माण कराया गया। तो देखिए पूछेगा तब तो इतना ही बताना है, बल्कि पूछेगा घर्षण शंकु तो ये बना देना है और ये पूरा लिख देना है, लेकिन कहेंगे क्यों, इसके लिए हम लोग को फायदा ये हुआ कि हम लोग ना जब भी घर्षण की बात करेंगे तो घर्षण इसी शंकु के अंदर ही रहता है, इसके बाहर का मतलब जब एनालाइज करने जाएंगे ना तो हम पाएंगे कि घर्षण हमेशा इसी शंकु के सतह तक आ सकता है, इसके बाहर नहीं निकल सकता है। इसका अगर हम माने यूज करें कि क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जब भी ऐसा होगा कि सीमांत घर्षण से कम यदि घर्षण लग रहा है, ये घर्षण यदि सीमांत से कम है तो ये इसके अंदर आ जाएगा और सीमांत तक पहुंचेगा तो यहां तक आएगा। यानी कभी भी
ये तमाम लाइनें अलग अलग फ्रिक्शन फोर्स पर ये इसी शंकु के अंदर ही निपट जाएंगी। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग कहते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सिंपल है, कोन ऑफ फ्रिक्शन आपको समझ में आ चुका है। आप देख लीजिएगा ये बनता कैसे है इसके बारे में। और ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन था। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और उनमें संबंध भी मैंने बता दिया, कोन ऑफ फ्रिक्शन भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है एंगल ऑफ रिपोज को। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? विश्राम कोण बोलते हैं, एक टर्म होता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है ये? एक टर्म होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज यानी इसको बोलते हैं हम लोग विश्राम कोण। क्या बोलते हैं? विश्राम कोण। विश्राम कोण, कोई चीज कहीं पर रखी हुई है, कहीं पर कोई चीज रखी हुई है किसी सतह पे कोई चीज रखी हुई है, और वह सतह, पहले वो चीज ऐसे थी, पहले वो चीज यहाँ पर ऐसे थी, ठीक है ना, ये ऐसे था पूरा, इस पर एक ब्लॉक इस टाइप से टिकाया हुआ है, ये ब्लॉक इसके ऊपर ऐसे रखा गया, ठीक है, ऐसे ब्लॉक रखा गया। अब इस स्थिति में ये अपनी सामान्य स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस समय ये कहीं नहीं जाएगा, इस पर इसका केवल एक वेट काम कर रहा है, इस पर इसका वेट काम कर रहा है W, और विच इज m/g, ठीक है ना, ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि भाई इस पूरे को इस जो सतह है ना इसको झुकाना शुरू करें। तो हमने किया क्या इसमें? हमने किया क्या इसको, इस पूरे सतह को हमने बस किया कुछ नहीं, इस पूरे सतह को हमने यहां से इंक्लाइंड करना शुरू किया। हमने इस पूरे सतह को यहां से हमने क्या किया, इंक्लाइंड करना शुरू। जैसे ही आप इसको इंक्लाइंड करेंगे ना, ऐसे जैसे ही आप इस सतह को इंक्लाइंड करना शुरू करेंगे, एक लेवल पर ये वस्तु गिरना शुरू होगी। तो कहेंगे सर तुरंत क्यों नहीं गिर गई? पहली बात कि सर गिरी क्यों? सर ऐसे स्थिर थी तो वैसे भी स्थिर रहना चाहिए था। मैं बोलूंगा कि तुम अभी अभी पढ़ के आए हो कि इस वस्तु का एक भार नीचे काम कर रहा था ना पहले भी, और वो अभी भी करेगा। तो हर बल के कई दिशाओं में कई कंपोनेंट होते हैं। मैं कहूंगा कि इस वस्तु का भार mg नीचे काम कर रहा है, तो इस भार के दो कंपोनेंट, एक यहाँ पे काम करेगा आगे की तरफ, और एक इसको दबाएगा। क्या इस पर कोई दाब नहीं पड़ रहा होगा? जिस पर ये चीज रखी हुई इस पर कोई दाब नहीं है? बिल्कुल है सर। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस दाब का मान कितना होगा? कहेंगे सर मान लीजिए ये वस्तु अभी फिसली नहीं है, फिसलने ही वाली है, उस स्थिति में ये इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज को हम लोग जनरली फाई से दिखाते हैं। तो मैं कहूंगा सबसे पहले कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो मैं बोलूंगा क्षैतिज से वह अधिकतम ढाल, वह क्षैतिज से किसी सतह की, क्षैतिज से किसी सतह की वह अधिकतम ढाल जिस पर वह बिना सर के रुक सके विश्राम कोण, वह क्षैतिज से किसी वस्तु की वह अधिकतम ढाल विश्राम कोण कहलाता है। अरे जिस पर वो विश्राम कर सके वो विश्राम कोण कहलाता है। यानी वह अधिकतम ढाल ही तो विश्राम कोण है। यानी मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन ऑफ अ सरफेस
ऑफ अ सरफेस ऑन विच a body is just about to move, just about to move, यानी वह अधिकतम ढाल जिस पर वस्तु सरकने ही वाली हो, उस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं उसको, फाई को ही कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, अबाउट टू मूव, यानी इसको कहते हैं क्या, अबाउट टू मूव, कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, यानी एंगल ऑफ रिपोज क्या आता है, विश्राम कोण कहलाता है। अगर विश्राम कोण से ज्यादा हम इसको जरा सा भी ढाले या सीधा किए, ये बॉडी तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो गिरते समय सीमांत अवस्था में इसका जो ये फाई है, तो आप पाएंगे कि अगर ये एंगल फाई है ना, तो आप जरा बताइएगा कि ये एंगल कितना होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो नीचे काम कर रहा है ना, ये जो है सतह पर प्रतिक्रिया जो है ना, ये आर है, और ये सतह की प्रतिक्रिया आर का जो झुकाव है वो मैं पूछूं कितना होगा, तो कहेंगे सर अगर ये भार W है ना, तो W का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, मैं कहूँगा इधर वाला कितना, तो पहले एंगल पता होना चाहिए, जो एंगल रहेगा उतना कॉस लिख देंगे हम लोग। ये एंगल तो कहेंगे सर अगर इस ट्रायंगल में आप सोचें, इस ट्रायंगल में तो ये फाई है, ये 90 है, तो ये कितना होगा सर, तो कहेंगे सर ये जो होता है, अरे ये फाई है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस फाइव बचा ना, 90 माइनस फाइव बचा, अरे ये एंगल फाई है, ये 90 है, तो 90 माइनस फाइव, तो कहेंगे सर कि अगर ये 90 माइनस फाइव है तो ये फाइव बचा। क्यों? क्योंकि ये इसके लंबवत है, देखिए ये इसके क्या है, 90 डिग्री पे ही काम करता है। रिएक्शन हमेशा सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है रिएक्शन, तो रिएक्शन का एंगल ये वाला पूरा 90 है। अब तुम सोचो ना, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके समझ लो, यहाँ पे यार देखो ये 90 है, ये फाइव है, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से तो ये 90 माइनस फाइव होगा। और फिर कहेंगे सर ये, तो इसको तुम यहाँ ले आके सोचो जरा, अगर तुम जरा सा भी इसको यहाँ ले आके सोचते हो तो देखो ये 90 डिग्री पूरा बना, तो जब ये 90 माइनस फाइव है तो ये कितना होगा, तो फाइव होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है ये एंगल भी फाइव है, ठीक है, ये एंगल भी फाइव है। चलिए अपनी जगह पे चला गया। अब ये समझ गए कि ये फाई है, तो आपको मालूम है कि मैंने बोला था कि कोई बल, अच्छा भार क्या है, एक तरह का बल है, तो बल की स्थिति में एंगल के तरफ वाला जो रिएक्शन होता है वो होता है W cos फाई, और ये वाला होता है W sin फाई, बशर्ते W इस ब्लॉक का वेट है। तो W अगर वेट नीचे काम कर रहा है तो रिएक्शन जो होगा वो W cos फाई होगा, और जो इधर की तरफ, अच्छा ब्लॉक नीचे क्यों गिर रहा है, इधर भी तो कोई ना कोई इसको खींच रहा है, बिना बल के कैसे, अपने ही बाहर का एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा है, इसके खुद का बाहर का एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा है जो इसको इधर खींचने पर आमादा है, और वो खींचने वाला बल F वो ये है, ये F का काम इस समय इसका खुद का ही बाहर का एक कंपोनेंट कर रहा है, कंपोनेंट मतलब भाग, इसके खुद के भार के कारण ही सरक रही है, इसका भार ही इसको खिसका रहा है, कौन, भार पूरा नहीं, भार का साइन फाई। समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूं कि अभी तो फाई ये जस्ट अबाउट टू मूव है बॉडी, तो इस समय जो फाई है वो एंगल ऑफ रिपोज है, बताओ है कि नहीं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल ऑफ रिपोज, समझ गए। मैं हिंदी में बोलूं तो किसी नत सतह का क्षैतिज से बना हुआ वह न्यूनतम कोण जिस पर नत सतह पर रखा पिंड सरकने की प्रवृत्ति रखता है। कहेंगे सर वो तो न्यूनतम कोण आप बोल रहे हैं, यहाँ आप मैक्सिमम लिखें। कहेंगे कि मैक्सिमम एंगल, यहाँ पे एक चीज गलत है, मिनिमम एंगल होगा यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि मैक्सिमम एंगल से भी बन जाएगा, लेकिन मैक्सिमम एंगल जब लिखेंगे तो यहाँ मूव नहीं बोलेंगे, तब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, अरे कहेंगे मूव करने के लिए मैक्सिमम एंगल तो कुछ भी हो सकता है, और बढ़ा दीजिए तब भी तो मूव करेगा, तो मैक्सिमम एंगल मूव करने का नहीं होता, वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पर या तो मिनिमम करो तब वो सही था, या तो मैक्सिमम बोले हो तो कहेंगे कि ऑन विच बॉडी यहां पर लिख देंगे रिमेन्स स्टेबल विदाउट स्लाइडिंग। केवल भाषा बदली है, अधिकतम कोण जिस पर यह स्टेबल रह सके,
अधिकतम कोण जिस पर ये स्टेबल रह सके। अगर हम ये बोलते कि न्यूनतम कोण जिस पर ये स्टेबल रह सके, तो न्यूनतम तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, किसी पर भी स्टेबल है। अधिकतम यही कोण है जिस पर वो स्टेबल है, इससे ज्यादा पे नहीं हो सकती। और जब बोलेंगे कि न्यूनतम कोण जिस पर वो चलना शुरू करे, तो चलना शुरू करेंगे बोलेंगे तो किसी पे चल सकता है, उसके लिए न्यूनतम बोलेंगे। जब चलने की बात करेंगे तो न्यूनतम, और जब रुकने की बात करेंगे तो अधिकतम। समझ गया बात को? तो हमने बोला कि ये विश्राम कोण है, तो कह रहे हैं सर विश्राम कोण तो हमको समझ में आ गया, लेकिन आप ये क्या खिचड़ी पका रहे थे कि विश्राम कोण यदि फाई है तो ये फाई होगा। ये मैं बताना चाह रहा हूं कुछ संबंध, मैं कुछ संबंध बताना चाह रहा हूं। संबंध क्या? देखो विश्राम कोण पूछे तो केवल इतना ही बताना है। विश्राम कोण तुम दिखा भी दोगे कि फाई ये मूव करने वाला और फाई विश्राम कोण है, ठीक है। लेकिन मैं यदि तुमसे कहूं इस स्थिति में क्या कि भाई जैसा ये दिख रहा, जैसा ये दिख रहा है अभी, मैं कहूंगा कि भाई mg साइन फाई जो है, ये mg का मतलब इसका वेट या w साइन फाई जिसको हम बोले, तो w साइन फाई इस समय किसके बराबर है? fs के। यानी इन द डायग्राम, इन द डायग्राम हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि mg साइन फाई या w साइन फाई लिख दो, बाद में लिखना जरूरत होगी। mg साइन फाई या w साइन फाई वो स्टैटिक फ्रिक्शन के सीमांत मान के बराबर है, क्योंकि वस्तु अब घूमने ही वाली है, यानी फ्रिक्शन का अधिकतम मान इस समय लग रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि fs के बराबर है इस समय कौन w साइन फाई, w साइन फाई fs के बराबर। और r किसके बराबर है? यानी r किसके बराबर है यदि मैं ये पूछूं तो कहोगे सर ये तो w cos फाई के बराबर है, cos फाई के बराबर है। डायग्राम से ही ये दोनों पता चला है, डायग्राम से ही ये दोनों बात पता चली है कि रिएक्शन आर जो है, आर ऊपर रिएक्शन है, ये नीचे W cos फाई के बराबर है, और जो ये खींचने वाला बल है जो इसको खिसकाएगा, मूव कराएगा, तो घर्षण पीछे की तरफ काम करेगा, वो इसके बराबर है। Fs जो है वो आपका W sin फाई के बराबर है। तो मैं यदि यहां से पूछूं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो हम कहेंगे कि सर Fs बाई आर कर दें, तो उधर क्या हो जाएगा? W साइन फाई अपॉन W cos फाई, यानी कह सकते हैं W से W कैंसिल, तो कह सकते हैं tan फाई। तो आप ये समझ गए कि अरे सर एक बात बताइए, यहां से तो ये पता चला कि tan फाई जो है वो Fs बाई आर है, आप कह रहे हैं tan फाई Fs बाई आर है, और यही हम लोग जानते हैं, वी ऑलरेडी नो यानी हम जानते हैं, हम लोग तो ये जानते थे सर कि Fs बाई आर, याद करिए Fs बाई आर क्या था? Fs बाई आर क्या था? कहां गया? Fs बाई आर या F बाई आर tan लैम्डा के बराबर है या म्यू के बराबर है, tan लैम्डा या म्यू के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं, हाँ Fs बाई आर सर ये तो म्यू के बराबर है, हम तो ये बात जानते हैं, या tan लैम्डा के बराबर है, हम ये भी लिख सकते हैं। ये Fs बाई आर हम लोग म्यू के बराबर जानते हैं, या हम ये भी जान सकते हैं कि ये tan लैम्डा के बराबर है। और यहाँ पर दिख रहा है कि ये हम लोग ये जानते हैं, ये पहले से जानते हैं, ये अभी से नहीं जाने, ये पहले जानते हैं, तो हम कह सकते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इससे पता चल रहा है हम लोग को क्या कि Fs बाई आर हम लोग देख चुके हैं कि वो tan फाई के भी बराबर है। यानी हम लोग, अच्छा ये कब हुआ है tan फाई के बराबर Fs बाई आर? तब जब वस्तु लुढ़कने वाली थी, उसके पहले ऐसा नहीं होगा। अगर उससे कम कर दोगे तो बातें बदलने जाएंगी, फिर वो एंगल ऑफ रिपोज नहीं रह जाएगा। अगर एंगल को हम फाई से कम करेंगे तो क्या एंगल ऑफ रिपोज है? नहीं, वो एंगल ऑफ रिपोज से कम हो गया। एंगल ऑफ रिपोज तो वो अधिकतम कोण है जिस पर वो रुक सकती है। यानी मैं कह सकता हूं कि इसको अगर मैं tan फाई लिखूं तो मैं लिख सकता हूं बराबर tan अल्फा, या मैं लिख सकता हूं फाई बराबर ही है अल्फा के, या यहां से ये प्रूफ कर सकता हूं कि एंगल ऑफ क्या? रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। याद है, एंगल ऑफ रिपोज मैंने बोला ये बराबर होता है किसके? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी मैं बोल सकता हूं, इसके कई मतलब निकल के आए। देखो tan अल्फा के बराबर यदि tan फाई है तो फाई अल्फा के बराबर होगा, दोनों, अरे tan खत्म, दोनों से फाई अल्फा के बराबर है। यानी मैं इससे ये भी कह सकता हूं कि एंगल ऑफ रिपोज
बराबर है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है यहाँ पे पूरी बात? ये सब सीमांत अवस्था वाली बातें हैं। अब वैसे भी दोनों सीमांत अवस्था, रिपोज भी सीमांत अवस्था है, और अब देखोगे ये क्या था और ये क्या था, तो मैं ये यहाँ पे प्रूफ करा दूं अब ये डायग्राम के अनुसार कि भाई ये इसमें, यानी हम ऐसा कह सकते हैं अगर साफ शब्दों में कहें कि असल में अगर कोई, अच्छा सर एंगल ऑफ रिपोज किसके लिए होता है? झुकी सतह के लिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहाँ दिखता है सर? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन सर तो एक सीधी सतह पे दिखता है, तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। झुकी हुई सतह का एंगल ऑफ रिपोज, एक सीधी सतह पर अब एंगल ऑफ, माने हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे साफ सुथरे शब्दों में हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ये स्थिति है हो अगर ये स्थिति यदि हो ऐसा, हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फाई है वो इस लैम्डा के क्या है? बराबर होता है। बस ये सीमांत स्थिति में लैम्डा की वैल्यू है और ये सीमांत स्थिति में लुढ़कने वाली स्थिति, सॉरी सरकने वाली स्थिति। तो आप आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कूलम्स का लॉ क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया, और उसके साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी ठीक से। तो आज की क्लास में सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हो गई खत्म, यानी फ्रिक्शन का कंसेप्ट हो गया खत्म। अब आएगा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल से कंसेप्ट और क्लियर होगा। इसका कंसेप्ट न्यूमेरिकल ही करने वाला है, ये मैं पहले लेक्चर में भी आपको बोल चुका हूं। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे जबरदस्त एक। लेकिन न्यूमेरिकल के पहले दो कंडीशन पढ़नी है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखा दूं तो देखिएगा जरा, यहाँ पे लॉ ऑफ फोर्सेज है, फ्रिक्शन कहाँ गया, ये आपका फ्रिक्शन हो गया। जरा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पढ़ा हम लोगों ने, सब पढ़ा, कुछ छोड़ तो नहीं दिया शर्मा? शर्मा डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म हो गया। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने बताया था, लॉ ऑफ 4-5 लॉ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन खत्म, एंगल ऑफ रिपोज खत्म, कोन ऑफ फ्रिक्शन, मिलाइए खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब ये दो कंडीशन बचा है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन और इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। यही कंडीशन थोड़ा सा पढ़ना, एक लेक्चर और, उसके बाद ये पूरा न्यूमेरिकल है, ये पूरा न्यूमेरिकल है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। मतलब एक लेक्चर में कंसेप्ट और देख लो, कंसेप्ट एक लेक्चर और, उसके बाद 2-3 लेक्चर जो भी न्यूमेरिकल लगे, उसके बाद फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग पसंद कर पा रहे हैं वीडियो को, फटाफट से शेयर करिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए, और मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।